नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय और हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। आज के वीडियो से पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो देखें। उसके बाद में अगर आज का वीडियो देखेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 है तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जाना था और आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। और यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही बेल आइकन का यानी कि घंटी का जो चिन्ह बना हुआ है उस पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की यदि बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला कैसी थी उनकी, उसके बाद में हम देखेंगे कला, लिपि व विज्ञान। कला, लिपि और विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आर्थिक उपलब्धियां कैसी रही थी उनकी, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में उनका सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन के बाद में हम धार्मिक जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे और अंत में हम देखेंगे राजनैतिक जीवन। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला के बारे में बात करें हम तो सबसे पहले आएगा नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका नगर नियोजन कैसा था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, खासकर जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो जो नगर था दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक जो ऊपर का हिस्सा है जो चबूतरे पे बना हुआ था, जैसे कि इस तरह से बना हुआ होगा, इस तरह से, तो ये ऊपर का हिस्सा है, इसको गढ़ी कहा जाता था, गढ़ी। और जो ये नीचे का जो समतल भाग पर जो बना हुआ होता था उसको क्या कहा जाता था, नगर भाग कहा जाता था। जो नीचे का हिस्सा है उसको नगर कहा जाता था और जो ऊंचा बना हुआ होता था उसको गढ़ी कहा जाता था। इस गढ़ी में राजा और कुलीन लोग आदि रहते थे, जैसे राजपुरोहित हो गए, इस तरह से। और जो ये नगर का भाग है इसमें सामान्य जो शेष जनता थी वो रहती थी, सामान्य लोग रहते थे। और इसी तरह से एक चारों नगर के चारों तरफ मोटी दीवार होती थी जिसको कि परकोटा कहा जाता था। तो इस तरह से जो नगर नियोजन था बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से था। और उसके बाद में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो भी बहुत ही व्यवस्थित रूप से बनी हुई थी, एक दूसरे को समकोण काटती हुई बनी हुई थी, जिस तरह से ये देखिए इस तरह। तो इस तरह जो समकोण काटती है उसको ग्रिड पद्धति कहा जाता है, ग्रिड पद्धति कहा जाता है। तो ये सड़कें जो थी बहुत ही सुंदर तरीके से सुव्यवस्थित रूप से बनी हुई होती थी और इनकी जो चौड़ाई है जो लगभग 9 फीट से 34 फीट तक पाई गई है। और जो 34 फीट की जो सड़क है उसको ये माना गया है भी ये राजमार्ग हो सकता है। सामान्यतः 34 फीट से कम की जो है और 9 फीट से ज़्यादा की जो चौड़ाई की सड़कें पाई गई हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं जो मुख्य विशेषता है वो है जल निकास प्रणाली की। तो इनकी जल निकास प्रणाली बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। जैसे कि जल निकासी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उनमें नालियाँ बनी होती थी, कहीं कुछ जगह नालियाँ ढकी हुई पाई गई हैं, कुछ जगह खुली पाई गई हैं।
तो ये नालियों के द्वारा जो नगर का पानी है वो बाहर ले जाया जाता था और उन नालियों के बीच में चैम्बर यानी कि खड्डे से बने होते थे, उन खड्डों के बीच में जो है कचरा फंस जाता था और जो पानी है आगे चला जाता था। इस तरह से बने होते थे चैम्बर, तो जो कचरा है वो यहाँ फंस जाता था और बाद में इन चैम्बर की क्या है सफाई कर ली जाती थी। तो ये जो जल निकासी प्रणाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विश्व में प्रसिद्ध है। इसीलिए माना गया है कि बहुत ही ये स्वच्छता के लिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं नगर नियोजन के बाद में विशाल स्नानागार। तो बहुत ही बड़े स्नानागार पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया है जिसकी लगभग जो आकार है वो है 39 × 23 × 8। तो इस तरह इतने बड़े जो आकार का स्नानागार पाया गया है और ये माना जाता है कि इन स्नानागार के जो पास में ये धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान करते थे और जल को बहुत ही पवित्र मानते थे। और ये जो स्नानागार होते थे इनके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी होती थी और इस तरह, और पास में इनके कुआं बना होता था जिससे कि इसमें स्नानागार में जल आता था। उसके बाद में हम देखेंगे विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार तो अन्नागार से जैसे ये अन्न से संबंधित हो गया, अन्न के भंडारण के लिए, अन्न को संग्रहित करने के लिए बड़े बड़े अन्नागार बनाए गए थे जो कि ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते थे ताकि जल से जो खाद्यान्न है उनका बचाव किया जा सके। तो इस तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ये बड़े बड़े अन्नागार पाए गए हैं। तो अन्नागार पाए जाने पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन करते थे, उनकी कृषि काफ़ी उन्नत रही होगी। उसके बाद में हम देखते हैं विशाल जलाशय और स्टेडियम। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बहुत ही बड़े बड़े जलाशय पाए गए हैं जल को संग्रहित करने के लिए, और इसी तरह से स्टेडियम भी पाए गए हैं। धोलावीरा में ये स्टेडियम है जो कि काफ़ी बड़ी आकार में पाए गए हैं। इनके चारों तरफ दर्शकों के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी अन्य सभ्यताओं से काफ़ी विकास अधिक हो चुका था। उसके बाद में हम देखेंगे विशाल गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड। तो गुजरात का जो लोथल है जो कि समुद्र के निकट है, वहाँ पर ये गोदीवाड़ा पाया गया है। गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह का एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पर कि जहाज़ आ जा सकते हैं। तो पुरातत्वविद जो SR राव है उन्होंने ये इसका पहचान की है गोदीवाड़ा के रूप में, लोथल जो कि गुजरात में है। तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा जो डॉकयार्ड, इसको डॉकयार्ड भी कहा जाता है, डॉकयार्ड पाया गया है जो कि भोगवा नदी में जिसका प्रवेश द्वार है और जिसमें बड़े बड़े जहाज़ आया जाया करते थे। इसकी गोदीवाड़ा की जो गहराई है वो भी काफ़ी 3.3 मीटर पाई गई है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो लोथल का हमारा गोदीवाड़ा है या डॉकयार्ड है ये बहुत ही प्राचीनतम है और अन्य सभ्यताओं से भी काफ़ी ज़्यादा विकसित था। और जैसे वर्तमान में विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है उससे भी अधिक ये बड़ा है। तो इस तरह से हमने देखा स्थापत्य कला में नगर नियोजन, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल जलाशय और स्टेडियम, विशाल गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड। उसके बाद में हम बात करेंगे कला, लिपि और विज्ञान के बारे में।
सिंधु घाटी सभ्यता की अब हम कला की बात करते हैं। कला की बात करें तो हम देखेंगे पत्थर की मूर्तियों का पर्याप्त मात्रा में निर्माण हुआ। कांस्य युगीन सभ्यता थी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, कांस्य युगीन सभ्यता होने के कारण कांस्य की मूर्तियों का और अन्य उपकरणों का भी काफ़ी मात्रा में निर्माण हुआ और मिट्टी के उपकरणों का निर्माण हुआ। इसके अलावा सेल खड़ी या शेल खड़ी होता है, उसमें भी कुछ मूर्तियाँ आदि पाई जाती हैं। उसके अलावा मणके, जिनसे कि आभूषण बनाए जाते थे, तो पत्थरों के उपकरणों का निर्माण हुआ। कांसे की अगर हम बात करें तो इसमें एक नर्तकी की मूर्ति पाई जाती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कांसे की नर्तकी। और जो नर्तकी की एक मूर्ति है कांसे की भी पाई जाती है और मिट्टी की भी पाई जाती है। इसी तरह से एक घोड़े की मूर्ति भी मिट्टी की पाई गई है, घोड़े की मूर्ति, जो कि रंगपुर और लोथल से पाई गई है गुजरात में। उसके बाद में सेलखिड़ी की एक योगी की मूर्ति पाई गई है, योगी की मूर्ति बनाई गई है। और मणकों से क्या है, अनेक प्रकार के आभूषण वगैरह बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे और वो आभूषण पहनते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पत्थरों की, कांसे की, मिट्टी की, सेल खड़ी आदि की अनेक मूर्तियां पाई गई और मिट्टी के काफ़ी बर्तन भी, मर्दभांड जिन्हें कहते हैं, मर्दभांड भी काफ़ी मात्रा में पाए गए थे, जो कि कुम्हार का जो चाक होता है उस पर बनाए जाते थे। और भट्टियां भी पाई गई है जिसके ऊपर की ये बर्तन पकाए भी जाते थे। कला के बाद में हम बात करते हैं इनकी लिपि कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। जैसे कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अभी लिपि को हमारे जो पुरातत्वविद हैं वो समझ नहीं पाए हैं, उनको अभी तक समझ में नहीं आई है। जो लगभग 2500 लेख पाए जा चुके हैं और 17 अक्षरों का जो सबसे बड़ा शब्द है या अभिलेख कह सकते हैं, सबसे बड़ा अभिलेख कहाँ पाया गया है, धोलावीरा में। अभिलेख धोलावीरा में पाया गया है। इसके बाद में जो इसमें मुख्य बात आती है, इनकी जो लिपि थी वो इस तरह से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस तरह से ये जो है अपने चित्र के रूप में अपने जो भी है लिखते थे, इस तरह से चित्र बनाते थे। तो इस दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह से ये लिपि लिखे जाने के कारण एक सर्प की सी आकृति बन जाती है, इसलिए इसको सर्पाकार लिपि भी कहा जाता है। और ये चित्र बना करके अपने कुछ ये लिखते थे, तो इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। भाव चित्रात्मक लिपि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चित्र बना करके अपने भावों को व्यक्त करते थे। इसी तरह से जो मोहरें पाई गई हैं, मोहरों के ऊपर भी जानवरों के चित्र बनाए गए हैं और कुछ लेख भी लिखे गए हैं। मोहरों के ऊपर जो जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, उससे हमें ये भी पता लगता है इनकी रुचि जो क्या थी, चित्रकला में भी काफ़ी इनकी रुचि थी। उसके बाद में हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में सबसे पहले हम देखें गणित के कुछ चिन्हों के बारे में ये जानते थे और गणित में ये गुणा और योग से परिचित थे, इसके बारे में ये जानते थे। उसके बाद में कुछ ऐसी औषधियाँ भी मतलब अवशेषों में प्राप्त हुई है, कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुछ
औषधियों के बारे में भी जानते थे। इसके अलावा कालीबंगा और लोथल से मानव की खोपड़ियों के अवशेष मिले हैं, जिसमें जो कालीबंगा से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, बालक की खोपड़ी है, उसमें 6 छेद हैं और उसमें कुछ छेद भरे हुए हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं भी ये शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन करना भी ये जानते थे। हम ये ऐसा उसके अनुमान लगा सकते हैं भी ये शल्य चिकित्सा से भी परिचित थे। इसके अलावा धातु विज्ञान में अगर हम बात करें तो ये ढलाई का और जो इनका धातुओं से उपकरण बनाने के जो उद्योग था वो भी काफ़ी विकसित था, क्योंकि तांबे की और कांसे की काफ़ी मूर्तियां और उपकरण बर्तन आदि पाए गए थे। और इसी तरह से मिट्टी के बर्तन भी पाए गए थे, जैसे कि कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे, और भट्टियाँ भी पाई गई है जिस पर ये पकाए जाते थे। और इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन होते थे वे उनके ऊपर गेरुआ रंग भी किया जाता था और काले रंग से उनके ऊपर डिज़ाइन भी किया जाता था। तो इस तरह से हमने देखा इनकी कला, लिपि और विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हम देखते हैं आर्थिक उपलब्धियाँ। तो आर्थिक उपलब्धियाँ कैसी थी? आर्थिक उपलब्धियों के बारे में यदि हम बात करें तो पहले हमने जो शोध हुए थे उसमें ये था भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे घोड़े से परिचित नहीं थे, परंतु जो नवीन शोध हुए हैं उससे ये ज्ञात होता है भी ये लोग घोड़े से भी परिचित थे। जैसे कि रंगपुर और लोथल से जो घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग घोड़े से परिचित थे। इसके अलावा सुरकोटड़ा और रणगुंडई से भी घोड़ों के जो अवशेष प्राप्त होते हैं। तो और सिंधु जो कच्छ सरस्वती जो नदी है उसका जो आसपास का एरिया है वहाँ पर से भी घोड़ों की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़ों से परिचित थे। उसके बाद में हम देखते हैं इनका उद्योग कैसा था, उद्योग व्यवसाय कैसा था इनका। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उद्योग में इनका कृषि कैसी थी। तो इनकी कृषि काफ़ी उन्नत थी। जैसे कि हमने देखा था पहले विशाल अन्नागार पाए गए थे, तो पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन होता था, इसीलिए भंडारण के लिए बड़े बड़े अन्नागार बनाए गए थे। तो कृषि की बात करें तो इसमें जो मुख्य मुख्य फसलें होती थी वो थी गेहूँ, जौ, ज्वार, मटर, रागी, सांबा, इसके अलावा कपास, खजूर और तिल और चावल, ये जो फसलें पर्याप्त मात्रा में होती थी। इसी तरह से प्राक हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा का क्षेत्र है वहाँ से हमें क्या है, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के हमें जो क्या है कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। वहाँ पर आड़ी और तिरछी इस तरह से जो खेतों को जोता गया है, लकड़ी के उपकरणों से उसमें खेतों को जोता जाता था। तो इस तरह से दोहरी जो खेतों को जोता गया था उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोहरी फसलें भी पकाई जाती थी, दोहरी फसलें भी होती थी। तो ये जो है कहाँ से जुते हुए खेत हमें प्राप्त होते हैं, हमें होते हैं जुते हुए खेत कालीबंगा से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम देखते हैं कृषि के बाद में हम देखेंगे धातु उद्योग के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि पहले ही बता दिया था धातु उद्योग काफ़ी विकसित था। कांसे की मूर्तियाँ, उपकरण और जो तांबे के उपकरण, मिट्टी के उपकरण आदि बनाए जाते थे। सेल खिड़ी के भी बनाए जाते थे। उसके अलावा हम मणका जो उद्योग है ये काफ़ी विकसित था, मणका उद्योग। तो मणका उद्योग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है नाम आते हैं। इसके कारखाने कहाँ पर थे, लोथल में और
चहुंदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, और लोथल जो कि वर्तमान में अब गुजरात में है, भारत में ही है। तो लोथल और चहुंदड़ो में मणकों का जो है कारखाने थे, वहाँ पर ये इस तरह के जो मणकों का निर्माण किया जाता था। और इसके अलावा जो ये कीमती पत्थर थे या आयात किए जाते थे, जो भी मणके हैं ये सोने चांदी आदि विभिन्न धातुओं के बनाए जाते थे। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो सोना है वो मैसूर से मंगाया जाता होगा, चांदी ईरान या अफ़गानिस्तान से, और तांबा राजस्थान के गणेश्वर से। तो इस तरह से अलग अलग जगहों से क्या है ये धातुएं मंगाई जाती थी। उसके बाद में हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कपास की खेती करना जानते थे, इसलिए वो वस्त्रों का भी निर्माण करते थे। वस्त्रों का निर्माण के लिए तकलुए या इस तरह से तकली आदि के द्वारा जो क्या है वस्त्र बनाए जाते थे। उसके बाद में हम बात करेंगे इनका व्यापारिक संबंध कैसा था, क्या ये अन्य जो लोग थे उनसे व्यापार करते थे। तो इस तरह से हमें मेसोपोटामिया जो की सभ्यता है वहाँ से कुछ मोहरें प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी कि हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ में काफ़ी व्यापारिक संबंध अच्छा था। और उसके बाद में हम देखेंगे कि ये वस्तु विनिमय और मापतोल किस तरह से करते थे, मापतोल। तो इसके लिए बाटों की व्यवस्था होती थी। ये बाट गोलाकार भी हो सकते थे और घनाकार आकृति में होते थे, और इनकी जो मापने का जो श्रृंखला थी वो इस तरह से थी 1 2 4 8 16 32 64। इस तरह से ये बाटों का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से हमने देखे इनकी आर्थिक उपलब्धियों के बारे में हमने जाना। तो इनके उद्योग धंधे काफ़ी विकसित थे, पशुपालन भी काफ़ी अच्छी अवस्था में था। और अब हम बात करेंगे इनके सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन के बारे में हमने थोड़ा सा पहले ही जान लिया था भी। जो नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था। ऊपर का जो भाग था उसको गढ़ी कहते थे, जिसमें कि कुलीन लोग और जैसे राजा राजपुरोहित आदि उसमें निवास करते थे। और नीचे का जो समतल भाग होता था जिसे नगर भाग कहा जाता था, उसमें सामान्य लोग जैसे कि कृषक वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया। तो इस तरह के ये लोग नीचे जो समतल भाग था उस पर रहा करते थे। उसके अलावा हम देख सकते हैं ये जो लोग हैं काफ़ी आभूषण प्रेमी होते थे, क्योंकि जो मणकों के कारखाने पाए गए हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों ही जो आभूषण पहनते थे। उसके अलावा एक मोहर के ऊपर ढोलक का चित्र पाया गया है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भी ये लोग वाद्य यंत्रों में भी काफ़ी रुचि रखते थे। और इनके अलावा आखेट यानी कि शिकार और संगीत के भी कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो इसका सामाजिक जीवन जो था इन लोगों का काफ़ी एक तरह से शांत था। अब हम देखते हैं इनके धार्मिक जीवन के बाद। तो धार्मिक जीवन की बात करें तो ये लोग वृक्ष पूजा करते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे, और तप और योग के बारे में भी ये लोग जानते थे। तो वृक्ष पूजा के जो प्रमाण हमें मिलते हैं, जैसे एक मोहर के ऊपर 2 पीपल के वृक्ष हैं और उसके बीच में एक देवता को दिखाया गया है, और आसपास जो 7 लोग खड़े हैं उसकी पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये वृक्षों के अंदर निवास करने वाली आत्माओं के बारे में भी विश्वास रखते थे और उनकी पूजा करते थे। और इसी तरह से एक मूर्ति पाई गई है जिससे के गर्भ से वृक्ष निकल रहा है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भी ये धरती माता का ये जो मूर्ति हो सकती है। इनके अलावा मूर्ति जो पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई है, योगी की मूर्ति पाई गई है, पद्मासन में एक व्यक्ति की जो मूर्ति पाई गई है, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं भी ये लोग योग के बारे में भी जानते
थे। इनके अलावा कुछ अनेक और मूर्तियां पाई गई हैं जिनमें योग की अलग अलग मुद्राएं दिखाई गई हैं। और ये जो लोग हैं ये यज्ञ के बारे में भी जानते थे। जैसे कि कुछ स्थानों से अग्नि वेदिकाएं और अग्नि कुंड पाए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग यज्ञों के बारे में भी जानते थे, ये लोग यज्ञ भी करते थे। अग्नि वेदिकाएं पाई गई थी। तो इस तरह से अनेक मोहरें इस तरह की पाई गई हैं जिससे हमें इनके वृक्ष पूजा के, मूर्ति पूजा के, तप के, योग के, यज्ञ आदि के बारे में हमें इनके संकेत प्राप्त होते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो लोग हैं इनके बारे में जानते थे। इनके अलावा ये जानवरों की भी पूजा करने लगे थे, जानवरों को देवताओं के वाहन के रूप में ये पूजने लगे थे। तो इस तरह से हमने ये इनका धार्मिक जीवन के बारे में जाना। उसके बाद में हम देखते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो राजनीतिक जीवन के बारे में हम बात करें तो कुछ ज़्यादा प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ये जो लोग थे ज़्यादा किस में थे, ये व्यापार में ही विश्वास रखते थे, ये व्यापार करना ही ज़्यादा पसंद करते थे। तो इनका राजनीतिक जीवन हम कह सकते हैं कि कुछ प्रमुख नगर थे, जैसे इनका प्रशासन वहीं से संचालित हो सकता है। तो कुछ प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो 4 प्रमुख नगर हैं ये प्रशासन के केंद्र हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ ज़्यादा हथियार भी नहीं पाए गए हैं, तो इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे काफ़ी शांति प्रिय थे। और जो हथियार पाए गए हैं वो कांसे के और तांबे के पाए गए हैं, जैसे कि भाला हो गया, ये जो चाकू हो गया, इस तरह से कटार, इस तरह से कुछ हथियार पाए भी गए हैं। तो अब हमने ये देखा इनका राजनीतिक जीवन के बारे में जाना, जिसका कि कुछ ज़्यादा हमें प्रमाण नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमने ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, स्थापत्य कला, कला, लिपि और विज्ञान के बारे में पढ़ा, आर्थिक उपलब्धियां कैसी थी, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में जाना। उसके अलावा भी हम एक और महत्वपूर्ण बात ये है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी विश्व की अन्य जो सभ्यताएं थी उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा, जिसके कुछ हमें प्रमाण जैसे कि क्रेट में मातृ पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जैसे कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता जो मातृसत्तात्मक थी, यहाँ पर भी मातृ पूजा को विशेष महत्व दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है मातृ देवी की। तो मातृ पूजा का जो यहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं। उसके अलावा सुमेर या बेबीलोन से बैल में दाढ़ी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो से भेड़ की दाढ़ी के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से सुमेर या बेबीलोन की जो सभ्यता थी वहाँ से बैल में दाढ़ी के हमें कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। उसके अलावा सुमेरिया से ही हमें क्या है, जो ये जो लोग थे वो अपने केश या बाल कह सकते हैं उनको फीते से बांधते थे। जैसे कि हड़प्पा में जो लोग हैं अपने बालों को फीते से बांधते थे, वैसे ही सुमेरिया के जो लोग हैं वो अपने बालों को फीते से बांधते थे। इसके अलावा जो मिस्र में जो कब्र थी उसमें भी हड़प्पा के समान ही क्या है, उन कब्रों में लघुमक्खी के आकार की कुरिया प्राप्त हुई है। तो इस तरह से
सिंधु घाटी सभ्यता के समान ही कुछ अन्य सभ्यताओं में भी कुछ उनके समान कुछ विशेषताएं पाई गई हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रभाव है विश्व की अन्य सभ्यताओं के ऊपर भी पड़ा था। और जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंधों के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान भी अन्य सभ्यताओं के साथ में हुआ था। तो इस तरह से आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। और इसी वीडियो से संबंधित हमने एक टेस्ट दिया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपने जितने भी आपके मार्क्स आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।